क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, इसके बाद जो रिजल्ट आया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बीएमपी की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से लोगों का एक तरफ़ा ख्याल था कि बहुत कड़ा मुकाबला होगा और जो फिर बदल होगा, तो पर जिस तरीके से नतीजे आए हैं वो हैरानीजनक है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन मुक्ति पार्टी के जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़े उनको मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने तन मन धन के साथ में इस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली व्यवस्था के सामने खड़ा होकर के मुकाबला किया और बाहुबलियों से, माफियाओं से, लोकतंत्र के हत्यारों से उस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना समय, श्रम, बुद्धि, हुनर लगाने का काम किया। तो इसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के मेरे सभी जो लड़ाकू हैं, जो प्रत्याशी हैं चारों राज्यों के अंदर में, उनको मैं बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उन कप्तानों को जिन्होंने कड़ा मुकाबला किया उनके साथ में। और रहा चुनाव का परिणाम का सवाल, तो उस संदर्भ में चुनाव रिजल्ट आने के बाद, 4 राज्यों के विधानसभा के रिजल्ट आने के बाद में 3 तारीख को रिजल्ट आया और 3 तारीख को जिस तरीके से रिजल्ट के परिणाम रुझान आ रहे थे, परिणामों के जो रुझान आ रहे थे रिजल्ट के, तो पोस्टल बैलेट खुलते ही ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था मेनस्ट्रीम मीडिया के माध्यम से कि पूरे सभी जगह पर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अभी रुझान ही आ रहा था कि पूरा एकदम सेट कर दिया था उन्होंने, लोगों का माइंड मेकअप कर दिया था कि अभी बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। रुझान में ही उनको जितवाने का काम किया। तो ये एक तरीके से लोकतंत्र की जो हत्या करने वाली ईवीएम मशीनें हैं उनको निर्दोष साबित करने का मामला था, उस पर पर्दा डालने का मामला था। और अधिकारी भी बेखौफ हो जाते हैं इस बात को लेकर के। चुनाव प्रक्रिया में जो अधिकारी लगाए जाते हैं वो भी निश्चिंत हो जाते हैं कि अभी तो लोगों का माहौल बन रहा है इस तरीके से, तो उनको भी वो सर्टिफिकेट देना है, उस पर कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन ईवीएम मशीनों में जिस तरीके से घोटाला हुआ, 3 तारीख की शाम तक, देर रात तक रिजल्ट आया, 4 तारीख आने तक, दोपहर तक और लगभग 48 से 72 घंटे ही हो रहे थे, तब तक जो है बसपा सुप्रीमो मायावती जी का बयान आता है कि ये परिणाम जो है वो गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं। उसके कुछ घंटे के बाद में ही संजय राउत जी का बयान आता है कि सिर्फ एक बार केवल बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दें, परिणाम सामने होगा, सच्चाई सामने होगी। इसी तरीके से 4-5 तारीख आते आते दिग्विजय सिंह जी का भी जो अंदर में ब्लास्ट था एक तरीके से ईवीएम के प्रति, वो भी फूटने लगा। क्योंकि परिणाम किसी को भी, जो रिजल्ट जिस तरीके से घोषित किए गए थे, जिस तरीके से बताया गया, उन्होंने भी कहा कि मुझे तो 2003 से ही ईवीएम पर भरोसा नहीं है। जो चिप लगाई जाती है वो चिप किसी को भी डाइवर्ट कर सकती है वोट को। तो दिग्विजय सिंह कोई छोटे आदमी नहीं है, वो एक बड़े कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के। मध्य प्रदेश से उनका भी बयान आया, कमलनाथ जी का भी बयान इस पर आया, और अखिलेश यादव जी ने भी, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर के अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किया कि ईवीएम को लेकर के जो है जिस तरीके से जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं है, इस पर जांच होनी चाहिए। तो ये तमाम प्रकार के जो नेता हैं, दानिश अली जो बीएसपी सांसद हैं, टीएमसी नेता जो है शौकत रॉय जी हैं, तो विपक्ष के तमाम नेताओं के जैसे ही बयान आना शुरू हो गया इस मुद्दे को लेकर के। इस पर प्राइम टाइम में
बहस होने वाली थी 5 तारीख को, क्योंकि 4 पूरा दिन चला गया, अपने अपने चुनाव नतीजों का विश्लेषण अपनी हार का जिस तरीके से कर ही रहे थे, तमाम वरिष्ठ पत्रकार लोग इस काम में लगे हुए थे, तमाम बुद्धिजीवी राजनीतिक विश्लेषक लगे हुए थे कि आखिरकार इतने अप्रत्याशित रिजल्ट कैसे आए। तो इस पर चर्चा चल ही रही थी और जगह जगह बयान आ रहे थे। मेन स्ट्रीम मीडिया में एक ही झटके में सारा जो है जंगल में आग की तरह से ये बातें फैल रही थी। तो उसी बीच में एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिलती है और वो घटना ये है कि राजस्थान में जो सुखदेव सिंह शेखावत हैं, जो मर्डर हुआ है, हाँ, गोगा मेडी जी, जो श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दोपहर 5 तारीख होते होते उनकी हत्या हो जाती है। मतलब हत्या भी इतना जघन्य अपराध के घर में घुस करके उनकी सामने आमने से छाती पर गोली मारी गई। तो एक बहुत बड़ी प्राइम टाइम में जिस मुद्दे पर बहस हो रही थी, कुछ ही घंटों के अंदर में सारे चैनलों पर फ्लैश चल रहा था पूरे तरीके से ईवीएम को लेकर के, उस बड़ी घटना को दबाने के लिए एक और उससे बड़ी घटना जो है घटित करवा दी गई शासक जातियों के द्वारा, ऐसी आशंका है। आपका कहना है कि वो साजिश के तहत हुआ? ऐसा मुझे आशंका है, क्योंकि ये कोई नया हथगंडा नहीं है शासक जातियों का, शासक वर्ग के लोगों का। ये उनका आजमाया हुआ पहले से हथगंडा है, क्योंकि एक बड़े मुद्दे पर चर्चा को अगर दबाना है देश के अंदर में, तो उसके इक्विवेलेंट या उससे बड़ी घटना घटित करनी होगी। ये उनका पहले से ही आजमाया हुआ, ये कांग्रेस का भी फंडा रहा है, क्योंकि जिस दिन भारत का विभाजन हो रहा था, उस भारत के विभाजन पर सारे देश में चर्चा हो ही रही थी कि आखिर भारत का विभाजन किसकी वजह से हुआ। तो उस बड़ी घटना का, छोटी मोटी घटना नहीं थी, भारत का जो विभाजन था, भारत के टुकड़े करने की घटना कोई छोटी घटना नहीं थी, पाकिस्तान बनाने की घटना कोई छोटी घटना नहीं थी, भारत के टुकड़े करने की घटना थी। उस बड़ी घटना को दबाने के लिए दुश्मनों ने गांधी जी को गोली मार दी, और गांधी जी पॉपुलर आदमी थे। तो उसी क्षण से ये चर्चा दूसरी शुरू हो गई कि अभी भारत विभाजन किसने किया, क्यों किया, इसके पीछे क्या राज था, क्या षड्यंत्र था। इस बड़ी घटना को दबाने के लिए गांधी जी की गोली किसने मारी, क्यों मारी, और ये घटना पे सारे चैनल, सारे अखबार, सारा जो उस समय के तत्कालीन जो साधन थे लोगों तक सूचना प्रसारण के, वो सारे लोग उस पर लग गए। इसी तरीके से जब मंडल कमीशन का बात आई, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जब अधिकार देने की बात आई, वीपी सिंह ने जो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किया, सिफारिशों को लागू किया, तो उस घटना को दबाने के लिए राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली से रथ यात्रा लेकर के पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर में घूमना शुरू कर दिए। तो लालू जी ने तो घुसने नहीं दिया था उस समय, ऐसा देखने को मिला। मगर उत्तर प्रदेश के अंदर में वो रथ यात्रा निकाली, तो वो बड़ी चर्चा थी, एक जो है उसको दबाने के लिए एक और बड़ी घटना करवाई गई देश के अंदर में। जहां तक बाबा साहब अंबेडकर की बात है, तो आज ये 6 दिसंबर है, बाबा साहब अंबेडकर का 67वां आज महापरिनिर्वाण दिवस है। तो उस समय भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ी एंट्री होने वाली थी। बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल और ओबीसी के मुद्दे को लेकर के जैसे ही नेहरू के मंत्रिमंडल से कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और एक वास्तविक विपक्ष बनाने के लिए उन्होंने आरपीआई की संकल्पना बनाने की जो कोशिश की उस समय जो है, तो वो आरपीआई की संकल्पना, यानी कि लोकतंत्र में 2 पार्टियां होती हैं, एक रूलिंग पार्टी होती है और एक अपोजिशन पार्टी होती है। तो रूलिंग और अपोजिशन होगा अगर, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र जिंदा रह सकता है, लेकिन वो अपोजिशन जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था। तो उस समय जो वास्तविक विपक्ष बन सकती थी बाबा साहब के द्वारा, जो संकल्पना आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट लाया गया था उस समय, मगर वो अमल में नहीं आ पाया। उससे पहले ही उनकी भी हत्या करवा दी गई शासक जातियों के द्वारा, और उसके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। उस वक्त में आपने देखा होगा कि भारत का पार्लियामेंट उस समय बंद हुआ था, लोगों ने मांग किया था कि इस हत्या की जांच होनी चाहिए। तो जांच के लिए भी नेहरू को उस समय जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को
जो डीआईजी सक्सेना आयोग बनाया गया, लेकिन आज तक उस डीआईजी सक्सेना की रिपोर्ट को घोषित नहीं किया गया। यह सबसे बड़ी शर्म की बात है। इस देश के संविधान निर्माता, इस देश को दिशा देने वाले, इस देश में आरबीआई का स्थापना करने वाले, इस देश के अर्थशास्त्र को दिखाने वाले, तमाम प्रकार के जो आज मूलभूत परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा देखने को मिल रहा है, उनके संविधान के द्वारा देखने को मिल रहा है। करोड़ों अछूतों को, करोड़ों महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब अम्बेडकर परम पूज्य, उनकी भी हत्या कराने में कहीं न कहीं शासक जातियों का यह षड्यंत्र रहा। तो मुझे ऐसी आशंका है कि जब भी इस देश में जो विदेशी शासक वर्ग है, जो आज की तारीख में हुक्मरान बना हुआ है, जो रूलिंग क्लास है, वो जब भी फंसते हुए नजर आता है तो उस संबंध में वो एक नई घटना घटित करता है। जब भी वो घिरता हुआ नजर आता है कहीं न कहीं जो है अपने षड्यंत्रों में, तब जो है उन्होंने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो ये जो राजस्थान का सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेडी जी की जो हत्या है, कहीं न कहीं मुझे ऐसी आशंका है, हमारा ऐसा मानना है कि इसके पीछे भी ईवीएम जिम्मेदार है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद तमाम जो बड़े नेता है, अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह, इनका बयान आता है कि ईवीएम हैक हो सकती है, कि ऐसे जो नेता हैं कि वो चुनाव होने से पहले ही इस चीज का विरोध क्यों नहीं कर पाते हैं कि चुनाव होने के रिजल्ट आने के बाद ही तुरंत इनकी जो बयानबाजी है, और पिछले कुछ समय पहले भी जो चुनाव हुए तब भी बयान आया था, और अखिलेश यादव का तो आता ही रहता है। देखिए, चुनाव से पहले भी 19 का जब लोकसभा चुनाव था, तो चुनाव होने से पहले ही ममता बनर्जी के नेतृत्व में 21 दलों का गठबंधन बना करके, 21 दलों का साथ लेकर के चुनाव आयोग से इस बात के लिए कहा गया था कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तमाम ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड आईएएस, आईएफएस अफसर, जो आईपीएस अफसर हैं, रिटायर्ड जजों ने भी इस बात के लिए कहा कि देश में लोकतंत्र को अगर बचाना है तो वास्तव में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये चुनाव के बाद का मामला नहीं है, चुनाव से पहले भी ये आवाजें उठती रही हैं। और अभी दिग्विजय सिंह कोई छोटे नेता तो है नहीं। दिग्विजय सिंह ने खुद ही कहा है 2003 से ही मुझे भरोसा नहीं है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 2004 के अंदर में इस बात को लागू किया। बहुत लंबे समय अंतराल के बाद में कांग्रेस पार्टी ईवीएम मशीन को जो है स्थापित कर पाई। तो वो उनका खुद ही नेता कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है। तो इस देश में वास्तव में आज की तारीख में लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है, संविधान खतरे में पड़ा हुआ है। तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज पंचतीर्थ बनाने की बात करते हैं, उनके समाज को जो भुनाने की बात करते हैं, ये उनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। जो विज्ञापन जिस तरीके से देखने को मिलता है कि हमने शेड्यूल कास्ट के लोगों को, SC ST लोगों के लिए ये किया, हमने SC ST OBC के लोगों को घर बना के दिए, ये टोटली फ्रॉडगिरी है एक तरीके से देखा जाए तो। और लोगों को केवल हम कहते हैं, आप ये छोटी छोटी बातों की जो बात कर रही है बीजेपी, आप संविधान में हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे उन लोगों को? बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इस धन धरती के अंदर में हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन कहां है उन लोगों का? जीरो रिप्रेजेंटेशन है। हम कहते हैं इस देश के मूल निवासियों को इस देश का हुक्मरान बनने दीजिए, हम आपको प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। ये भीख बांटने का काम क्यों कर रहे हो? ये रेवड़ियां कल्चर बनाने का आप काम क्यों कर रहे हो? सिलेंडर देने की बात कर रहे हो, कहीं 450 में, कहीं 500 में। चुनाव के वक्त में बीजेपी बात करती है, उनके नेता बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है बात करने में। चुनाव के वक्त में ये खुद ही रेवड़ियां बांटने का काम करते हैं। और सही मायने में अगर देखा जाए तो जहां इनकी ऑलरेडी गवर्नमेंट चल रही है वहां ये कम नहीं करते हैं, वहां सिलेंडर मुफ्त में देने की बात नहीं करते हैं, वहां 400-500 में देने की बात नहीं करते हैं, कोई स्कूटी बांट रहा है इस तरीके से। तो ये पूरी तरीके से चुनाव का जो मामला है भारत में, ये पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, महाभ्रष्ट हो चुका है। पैसों का जिस तरीके से खेला होता है, मतदाताओं के साथ में उनके जमीर को खरीदने के लिए जिस तरीके से एक दूसरे तरफ से उनकी बोली लगाई जाती है, ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। और
जैसा नैरेटिव बनाया जाता है मीडिया के माध्यम से, एग्जिट पोल के माध्यम से और तमाम चीजों के माध्यम से, ये केवल ढकोसला है। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात केवल ये शब्द अच्छा लगता है सुनने में, मगर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो ये सारा बिकाऊ लोकतंत्र है और ये ईवीएम न जाने अभी और कितनों की जान लेगी आने वाले समय के लिए। ये एक बड़ा मुद्दा आज की तारीख में है। तो ऐसा मैं कहना चाहता हूं। अभी जो राज्यों के रिजल्ट आए हैं, बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिली है। तो आने वाले 2024 का लोकसभा का इलेक्शन है और इसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है तो बीजेपी का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे क्या, और जो बीएमपी पार्टी का भविष्य क्या है और जो अन्य पार्टियां हैं, अगर ईवीएम इसी तरह आपका कहना है कि हैक होती रही तो आने वाले समय में वो भी खत्म? देखिए, बहुजन मुक्ति पार्टी एक जन आंदोलन करने वाली पार्टी है। चुनाव भी एक माध्यम है, हमारा ऐसा मानना है। कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव के बहाने देश में हुक्मरान नहीं बनी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो है वो केवल चुनाव जीत करके देश की हुक्मरान नहीं बनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश में सबसे बड़े उदाहरण हैं। बगैर चुनाव के 2 सितंबर 1946 को इस देश के अंतरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हम केवल चुनाव के भरोसे नहीं हैं। हम जानते हैं इस बात को कि जब तक इस देश में ईवीएम रहेगी तब तक वास्तविक प्रतिनिधि चुन करके नहीं जाने वाले हैं। इसलिए हमको सबसे बड़ा जो यकीन है वो है जन आंदोलन पर। हम इस देश में बूथ स्तर पर जन जन तक, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम संघर्ष हमारा जारी है। तो जैसे कांग्रेस पार्टी देश में बगैर चुनाव के हुक्मरान बन गई, वैसे बहुजन मुक्ति पार्टी भी बन सकती है। चुनाव ही एक माध्यम नहीं है देश में शासक बनने के लिए, हुक्मरान बनने के लिए, राजा बनने के लिए। जन आंदोलन भी एक माध्यम है। तो अगर शासक जाति के लोग ईवीएम मशीनों में घोटाला करके हमारे लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो कामयाब होने वाले नहीं है। हमारा रास्ता जन आंदोलन का है और ये लोकाश्रय पार्टी है। ये अदानी अंबानी के भरोसे चलने वाली पार्टी नहीं है। ये लोगों के साधनों से चलने वाली, लोग इसके लिए अपना समय देते हैं, श्रम करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, हुनर लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, घर घर जा करके लोगों को समझाने का काम करते हैं। हमारी पार्टी ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जो स्टैम्प पेपर पर लिख करके जनता के साथ में एग्रीमेंट करती है। हमारे अलावा भारत में कोई पार्टी नहीं है। ये बात जरूर है कि हमें लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं, हम अपनी बातों को पहुंचा नहीं पाते हैं साधनों के अभाव में, मगर इस बात का इतिहास रहेगा। 2014 से लेकर के आप देख सकते हो, जब से हमने भारत के चुनाव में हस्तक्षेप करना शुरू किया है, तब से पहले चुनाव से ही 2014 के चुनाव से हम लोगों ने 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिखित में अपने वादे किए हैं। इतिहास है इस बात का और वो इंटरनेट पर सारा पड़ा हुआ है। जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए वो सारे मुद्दों पर आज की तारीख में कांग्रेस और बीजेपी के लोग कॉपी करने का काम कर रहे हैं। कुछ नया नहीं है इनके पास में। हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए हुए हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर के, ये चाहे विद्यार्थियों के लिए हाई स्कूल पास, इंटर पास या ग्रेजुएशन पास लोगों के लिए हम इतना पैसा देंगे, 2000 देंगे, 3000 देंगे, 5000 देंगे, ये जो रेबड़ियां बांट रहे हैं, ये मुद्दा हमारा मुद्दा है भाई। और ये देते नहीं है। ये सारे मुद्दे हमने उठाए हुए हैं। किसानों के लिए 25% हम लोगों ने जो उनकी लागत मूल्य का 25% अधिक मूल्य देने की बात हमने कही, तो ये तो कॉपी कर रहे हैं। ये तो इनका दिमाग है कहां पर उस चीज के लिए? कोई नया क्या कर रहे हैं ये लोग जो है। तो इस बात को लेकर के हमने महिलाओं के संदर्भ में भी कहा था कि महिलाओं को परिवार का मुखिया मान करके 11,000 रुपए प्रति माह देने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी। हमारे मैनिफेस्टो का मुद्दा है ये। मगर उसके बदले मुफ्त में नहीं देगी। उसके बदले में परिवार के किसी एक सदस्य को, उसके हस्बैंड को या उसके घर में से किसी एक बेटे को सरकार का बताया हुआ काम करना होगा। ये बात भी हमने कही थी उस समय। तो इन तमाम बात, आंगनबाड़ी महिलाओं को, सेविकाओं के बारे में हमारा जो पुराना मैनिफेस्टो आप देखिए, सारे मुद्दे हमारे मुद्दे हैं।
ये तो केवल बरगलाने की बात करते हैं। ये एक वोट के लिए 10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए बांटने का काम करते हैं। तो कंपटीशन चलता है, जो जितना वोटों को खरीद पाए वो खरीद सकता है। तो मरता क्या नहीं करता आखिरकार? लोगों को अपना वोट बेचने लायक कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने बनाया। ये लोकतंत्र की हत्यारी पार्टियां हैं, शासक जातियों की, लोगों को वोट बेचने के लिए मजबूर किया और लोगों को खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, उनका रोजगार छीन लिया, अपने ऊपर निर्भर रखा हुआ है उन लोगों को, देश की जनता को। तो आखिरकार उसको जो लग रहा है सामने, उसी को वही दिखाई देता है। वो सोचता है कि बस यही मेरा भविष्य है, बस 1500 रुपया 5 किलो जो भीख बांटने का, राशन देने का काम जो किया जा रहा है। तो ये बहुत भयंकर मामला है आने वाले समय के लिए। इसलिए ये काठ की हांडी है, कब तक चढ़ेगी? एक समय था जब लोगों को लगता था कि कांग्रेस इस देश से कभी जाने वाली नहीं है। आज कांग्रेस अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। आज कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है कहां पर उसका जो है। बीजेपी का भी पतन होना शुरू है, क्योंकि हमेशा देश में कहीं भी लोकतंत्र होता है दुनिया में, वहां पर रूलिंग अपोजिशन चलता है। थोड़ा समय लग सकता है। मान्यवर काशीराम साहब ने साधनहीन लोगों को साधन में रूपांतरित करके, नेतृत्व विहीन लोगों को अंदर में नेतृत्व का निर्माण करके इस देश के कई राज्यों में हुक्मरान बनाने का काम किया। तो हमें यकीन है, पूरा हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। देश को और संविधान को बचाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। लगातार ये लड़ाई जारी रहेगी। केवल चुनाव मात्र के भरोसे हम लोग नहीं हैं, हम लोग जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर चुनाव से हमको नया सीख मिलता है और हमारे मुद्दे लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं। यह बात अलग है कि अभी साधनों के अभाव में हम लोग उस तरीके से, जहां लोगों के वोटों को खरीदा जाता है, उस तरीके से हम लोग ऐन वक्त पे लोग जिताने और हराने में लग जाते हैं। और ये देश का जो मीडिया है, हम कहते हैं जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को आप चैनल में बहस करने के लिए बुलाते हो, आप हमारी बातों को सुनिए तो सही। हमारी बातों को सामने आमने बिठा करके तो हम बताते हैं ना असली मुद्दों पे। नॉन इश्यूज पे चर्चा होती है देश में प्राइम टाइम में। ये हमारा कहना है। थैंक यू।